नाम कैसे मिला, ये भी तो एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। फारसी का? ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसका कारण ये है कि फारस के लोग स का उच्चारण ह करते थे। अच्छा, जैसे सप्ताह का हफ्ता। बिल्कुल वही। इसी वजह से सिंधु नदी का क्षेत्र हिंदू कहलाया और यहीं से शब्द का विकास हुआ। सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी। और इस नामकरण का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। हाँ, उन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। ये खोज किसने की थी? ये खोज डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने की थी। कमाल है। तो भाषा के साथ साथ उसकी लिपि को समझना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। लिपि यानी अक्षरों को लिखने का ढंग। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी है, पंजाबी के लिए गुरुमुखी, अंग्रेजी के लिए रोमन और उर्दू के लिए फारसी। सही। भारत में प्राचीन काल में सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रमुख थीं। इनमें से ब्राह्मी लिपि को ज्यादातर भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। तो हमारी देवनागरी भी ब्राह्मी से ही निकली है। हाँ, हमारी देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी से ही हुआ है। क्रम ऐसा है, ब्राह्मी से उत्तरी शैली और फिर उत्तरी शैली से देवनागरी। यहाँ एक और परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में देखें तो पहली बात तो ये कि हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषा समूह हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी का स्रोत शौरसेनी अपभ्रंश है। और पूर्वी हिंदी? पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश और बिहारी का मागधी अपभ्रंश। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और अंत में इसका संवैधानिक संदर्भ क्या है? एक बहुत ही जरूरी बात जो स्रोतों में साफ की गई है वो ये है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है। क्या कहता है अनुच्छेद 343? उसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भाषा और लिपि दोनों को संवैधानिक दर्जा देता है। राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है। तो ये थी हिंदी भाषा के विकास, उसकी बोलियों और लिपि की एक विस्तृत यात्रा। हाँ, जो हमें संस्कृत के युग से लेकर भारतीय संविधान तक ले आई। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि भाषा सिर्फ संचार का एक साधन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक पहचान का प्रतिबिंब भी है। विषय पे बात करने वाले हैं वो हमारी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी भाषा हिंदी, हम इसे रोज बोलते हैं, लिखते भी हैं, पर क्या हम जानते हैं कि आज हम जिस देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? सही बात है। या फिर संविधान में हिंदी की जगह क्या है, इस पर कितनी बहस हुई होगी? आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इसी सफर पर ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों और तारीखों की कहानी नहीं है। हाँ, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक इतने बड़े और विविध देश ने अपनी आवाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। ये कहानी सुधारों की है, बहसों की है। और उन संवैधानिक व्यवस्थाओं की है जो आज भी हमारी भाषाई दुनिया को आकार दे रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आजादी से भी पहले के दौर से, जब देवनागरी लिपि को छापने और टाइप करने की चुनौती सामने आई। इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। हम उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो जानते हैं, लेकिन भाषा सुधार में उनका क्या योगदान था? उनका योगदान बहुत ही, कह सकते हैं, व्यवहारिक और दूरदर्शी था। अच्छा। सोचिए, तिलक केसरी जैसा एक प्रभावशाली अखबार चला रहे थे और उनका मकसद था अपने विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। सही। उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नई थी और देवनागरी जैसी लिपि जिसमें मात्राएं ऊपर नीचे आगे पीछे लगती हैं, हाँ, जटिल होती है। उसे छापना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हर अक्षर के लिए अलग अलग टाइप ब्लॉक बनाने पड़ते थे। बहुत ही धीमा और खर्चीला काम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और इसी समस्या को हल करने के लिए तिलक ने देवनागरी के लिए 190 टाइप का एक फॉन्ट सेट तैयार किया। 190? जी, उन्होंने अक्षरों को मानकीकृत किया, यानी स्टैंडर्डाइज्ड किया, ताकि छपाई तेज हो, सस्ती हो और एक जैसी दिखे। इसी फॉन्ट को आज तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है।
ये सिर्फ एक फॉन्ट नहीं था, ये विचारों को जनता तक तेजी से पहुंचाने का एक हथियार था। वाह, ये तो भाषा सुधार को आजादी की लड़ाई से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है। और तिलक के बाद सावरकर बंधुओं का भी जिक्र आता है। उन्होंने बाराखड़ी का सुझाव दिया। ये बाराखड़ी तो हम सबने बचपन में पढ़ी है, का की। हाँ। पर इसे एक सुधार की तरफ क्यों देखा जाता है? क्योंकि इससे पहले स्वरों और व्यंजनों को सिखाने का तरीका इतना व्यवस्थित नहीं था। अच्छा। सावरकर बंधुओं ने अ की 12 मात्राओं के आधार पर हर व्यंजन को सिखाने का एक कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीका सुझाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वरों को व्यंजनों के साथ हमेशा मात्रा के रूप में ही जोड़ा जाए। इससे सीखना और लिखना दोनों बहुत आसान हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक नोट है कि री की 12 खड़ी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि री का जो उच्चारण है वो कई मामलों में व्यंजन र में ई की मात्रा लगने जैसा होता है। जैसे ऋषि या कृतज्ञ। बिल्कुल। इसकी ध्वनि बाकी स्वरों से अलग है, इसलिए इसे पारंपरिक 12 खड़ी के चक्र से अलग रखा जाता है ताकि सीखने में कोई भ्रम ना हो। अच्छा। और भी कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव। उन्होंने पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार यानी बिंदी के इस्तेमाल की बात की। हाँ, और ये लिखने की गति और सरलता के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी कैसे? पहले गंगा को गंगा या चंचल को चंचल लिखा जाता था। अच्छा। तो हर वर्ग के 5वें अक्षर को लिखने के लिए अलग से टाइप की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर दास ने कहा कि इन सब की जगह सिर्फ एक बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इसने तो लेखन और टाइपिंग को बहुत ही आसान बना दिया। बहुत ज्यादा। और एक और नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जिन्होंने नुक्ता का सुझाव दिया। ये जो अक्षरों के नीचे बिंदी लगती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदी ने अरबी और फारसी से बहुत सारे शब्द लिए हैं और उन भाषाओं में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो देवनागरी में नहीं थीं, जैसे क और क या ज और ज की आवाज में फर्क है। हाँ है। गजल में ग की आवाज और गज मतलब हाथी, उसमें ग की आवाज अलग है। बिल्कुल। तो इसी फर्क को लिखने में दिखाने के लिए राजा शिव प्रसाद ने क ख ग ज फ के नीचे बिंदी लगाने का सुझाव दिया, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। इससे उच्चारण की सटीकता बढ़ गई। जी। तो ये तो हुई लिपि को सरल और सटीक बनाने की बात। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सवाल भाषा का आया। हाँ। देश की भाषा कौन सी होगी? हाँ। यहीं पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बहस शुरू होती है। और हमारे स्रोतों में ये साफ लिखा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। हाँ। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र की एक भाषा जो उसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हो, जैसे चीन में मंदारिन। ठीक है। लेकिन भारत की संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई। भारत में इतनी सारी समृद्ध भाषाएं थीं कि किसी एक को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने से दूसरी भाषाओं को बोलने वालों को ये महसूस हो सकता था कि उनकी भाषा कमतर है। सही बात है। तो राजभाषा का क्या मतलब हुआ फिर? राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। अच्छा। तो संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है, को केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा यानी राजभाषा के रूप में चुना। और ये फैसला लिया गया 14 सितंबर 1949 को। जी। और शायद इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और तारीख महत्वपूर्ण है, 10 जनवरी, जिसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। और एक और दिवस है 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बिल्कुल, जो यूनेस्को द्वारा दुनिया की सभी भाषाओं के सम्मान में मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं। तो राजभाषा केंद्र सरकार की भाषा हुई। फिर राज्यों की अपनी भाषाएं भी होती हैं जिन्हें राज्य भाषा कहते हैं। इनमें क्या अंतर है? राजभाषा का इस्तेमाल तो केंद्र सरकार के लिए होता है, वहीं राज्य भाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज वो भाषा है जिसे कोई राज्य अपनी विधानसभा में कानून बनाकर अपने आधिकारिक कामकाज के लिए चुनता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे उत्तर प्रदेश की
पहली राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन 1989 में वहां उर्दू को भी दूसरी आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। हर राज्य अपनी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। इससे भारत की जो भाषाई विविधता है उसका सम्मान बना रहता है। बिल्कुल। अब अगर हम इस विविधता की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची का जिक्र आता है। आज को इसमें 22 भाषाएं हैं। क्या ये सब शुरू से थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? जी, इसमें देश के लगभग हर कोने की प्रमुख भाषाएं शामिल थीं, जैसे उत्तर से हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, पूर्व से बंगाला, असमिया, उड़िया, पश्चिम से गुजराती, मराठी और दक्षिण की 4 प्रमुख भाषाएं? हाँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनके साथ साथ संस्कृत और उर्दू को भी शुरू से ही जगह दी गई थी। तो फिर बाकी की 8 भाषाएं सूची में कैसे जुड़ी? वो समय समय पर हुए संविधान संशोधनों के जरिए जुड़ी। सबसे पहले 1967 में 21th संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो विभाजन के बाद भारत आए सिंधी भाषी लोगों की एक बड़ी मांग थी। फिर 1992 में 71st संशोधन के जरिए 3 और भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, एक बहुत प्रचलित तरीका है नमक। नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अच्छा, ये तो आसान है। इसके बाद 2003 में 92वें संशोधन से 4 और भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे लोग BDMS के रूप में याद रखते हैं। इस तरह 14 से बढ़कर आज इस सूची में 22 भाषाएं हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। बिल्कुल, और समय के साथ अलग अलग भाषाई समूहों की आकांक्षाओं को जगह देता है। तो संविधान ने इन भाषाओं को मान्यता दे दी, लेकिन केंद्र के कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा चुना गया। अब सवाल यह था कि इसे लागू कैसे किया जाए। क्या ये फैसला लेते ही सब कुछ हिंदी में होने लगा? मुझे लगता है कि इसी के लिए राजभाषा आयोग बनाया गया होगा। बिल्कुल सही। ये काम इतना आसान नहीं था, खासकर गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए। सही बात है। इसलिए संविधान में ही इसकी एक व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार दिया गया। अच्छा। इसी के तहत 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष BG खैर थे। इस आयोग का काम क्या था? इसका मुख्य काम था राष्ट्रपति को सिफारिशें देना कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कैसे धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाए। इस आयोग में अध्यक्ष समेत कुल 21 सदस्य थे, जो 8वीं अनुसूची की अलग अलग भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, ताकि हर किसी के नजरिए को समझा जा सके। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को सौंपी। ये तो बहुत ही व्यवस्थित तरीका लगता है। अब आते हैं संविधान के उन अनुच्छेदों पर जो भाषा के बारे में बात करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? भाषाओं से जुड़े सारे प्रावधान संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से